डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षा को शेरनी का दूध कहा था और कहा था कि यह दूध जो कोई पिएगा वो गुर्राए बगैर नहीं रहेगा। आज इस समाज में हजारों लोग, हजारों अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने इस शिक्षा का दूध प्राशन किया और समाज के लिए कल्याणकारी काम कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं। ऐसे ही हमारे एक अधिकारी है डॉक्टर धम्मज्योति गजभिये। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणे ये किस तरह से काम करती है, इसका इतिहास क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ज़रा संक्षिप्त में बताइए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संशोधन और प्रशिक्षण संस्था की स्थापना 1978 में 22 दिसंबर 1978 में मुंबई यहाँ पे हुई, जिसका पहला नाम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समता विचारपीठ ये रखा गया था। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य यह था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनका जो कार्य है, इन्होंने संविधान के माध्यम से जो काम किया है वो सारा काम लोगों तक जाए और उस कार्य से प्रेरणा लेके लोगों में एक जन जागृति बढ़े। इसके अलावा जो फुले शाहू आम्बेडकरी चळवळ है, उस चळवळ का भी काम लोगों तक पहुँचे और उस माध्यम से लोगों में जागृति हो और ये जो महाराष्ट्र है, पुरोगामी महाराष्ट्र है, इनके नागरिकों में एक प्रकार का वैचारिक उत्थान हो। इस उदात्त हेतु से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समता विचारपीठ इस नाम से इस संस्था का स्थापना 1978 में किया गया था। इस संस्था को 1987 में पुणे में स्थलांतरित किया गया और 2008 में इस संस्था को स्वायत्तता प्रदान की गई ताकि एक स्वायत्त रूप से शासन के जो अदर प्रावधान है उसका कोई बंधन न रहे और एक स्वायत्त रूप से संस्था काम करे और स्वायत्त रूप से काम करते हुए संस्था की और ज़्यादा प्रगति बढ़े और उस प्रगति के माध्यम से संस्था का काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस उद्देश्य से 2008 में संस्था को स्वायत्तता प्रदान की गई। स्वायत्तता प्रदान करने के बाद में आज 2022 इन 14 सालों में संस्था ने संशोधन, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, योजना, इन सारे क्षेत्रों में बहुत ही एक अच्छा योगदान दिया है, जिसकी बदौलत आज महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति तबके से आने वाले नागरिक, विद्यार्थी, अधिकारीगण, लोक प्रतिनिधि, इन सभी में एक प्रकार का बार्टी का कार्य पहुंचा है। आज देश के लगभग 250 से 300 अधिकारी जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग से चयनित होते हैं वो बार्टी के द्वारा प्रशिक्षित होकर चयनित हुए हैं। इसके अलावा एमपीएससी के माध्यम से अनेक उम्मीदवार सिलेक्ट होकर महाराष्ट्र के विविध जिलों में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही कौशल्य विकास है, उद्योजकता विकास है, इन सारे क्षेत्रों में भी बार्टी ने एक भरीव काम किया है। लगभग 20,000 से भी अधिक उम्मीदवारों ने बार्टी के द्वारा प्रशिक्षित होकर विविध क्षेत्र में अपने रोजगार प्राप्त किया है और उद्योजक बन के भी लोग आए हैं। इसके अलावा अभी तक संशोधन विभाग के माध्यम से लगभग 13 से ज़्यादा संशोधन प्रकल्प पूर्ण करके शासन को बार्टी ने अहवाल सबमिट किए हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की जो विविध योजनाएं हैं, जो विविध विभाग है उनके विविध योजनाएं, उनका मूल्यमापन बार्टी के संशोधन विभाग द्वारा किया गया है, जिसके बदौलत अनेकानेक योजनाओं में अनेकानेक सुधार हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताया जाए तो दादा साहेब गायकवाड़ सबलीकरण ये जो योजना है, इस योजना का मूल्यमापन भी बार्टी के द्वारा किया गया था और कुछ सुधार प्रस्तावित किए गए। उसके बाद में उस योजना में सुधार किया गया और नए सुधारित रूप में वो योजना अभी कार्यान्वित है। इसी के साथ साथ रमाई घरकुल ये जो योजना है उसमें भी बार्टी के द्वारा किए गए मूल्यमापन के बाद कुछ सुधार किए गए। कहने का मतलब है कि पिछले 14 सालों में स्वायत्तता प्रदान होने के बाद में बार्टी ने भरीव कार्य अनेकानेक क्षेत्रों में किया है, जिसका लाभ महाराष्ट्र के तमाम जनता ले रही है। अभी बार्टी को 26वीं जो हमारा नियामक मंडल है, नियामक मंडल के 26वीं बैठक में एक
बहुत ही उम्दा प्रकार का डिसीजन लिया गया। अभी तक बार्टी में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के बदौलत ही काम चलता था। टोटल यहाँ पे 14 विभाग थे। वहाँ पे प्रकल्प संचालक इस पद पर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय आते थे। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी डेपुटेशन में यहाँ आते थे और वहाँ पे काम करते थे। लेकिन 26वीं नियामक मंडल की बैठक के बाद में बार्टी के 7 विभाग बनाए गए हैं, जिसमें प्रशिक्षण विभाग है, संशोधन विभाग है, जिसमें लेखा विभाग है, योजना विभाग है, विस्तार व सेवा विभाग है और इसके साथ साथ प्रशासन विभाग है। ये 6 विभाग और कास्ट वैलिडिटी का जो प्रोजेक्ट बार्टी चलाती है उसका एक अलग से ऐसे 7 विभाग बार्टी में कार्यरत है। इन विभागों में इसके पहले जो 14 विभाग थे उन सारे विभाग को कंसोलिडेट करके इन 7 विभागों में डाले गए हैं और इन 7 विभागों के माध्यम से बार्टी का काम अभी चल रहा है, जहाँ पे हर विभाग में क्लास 1 अधिकारी का प्रावधान दिया गया है। 26वें नियामक मंडल का ये उद्दिष्ट था कि बार्टी की स्थापना जो यशदा की धरती पे की गई है, यशदा जो विकास प्रशासन में एक अग्रणी प्रशिक्षण संस्था करके काम कर रही है, उसी प्रकार बार्टी ने भी अग्रणी प्रशिक्षण संस्था बोल के काम करना चाहिए। इस उद्दिष्ट से बार्टी को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई और सारा पैटर्न कॉन्ट्रैक्चुअल रहने की वजह से वो शासकीय स्वरूप इसको अभी तक आया नहीं था। वो लाने के लिए 26वें नियामक मंडल के बैठक में ये डिसीजन लिया गया कि बार्टी की यंत्रणा जो है वो शासकीय यंत्रणा रहे और इसीलिए ये 7 विभाग बनाए गए। उसके साथ साथ उसके बाद में हमने 81 शासकीय पदों का एक आराखड़ा बना के गवर्नमेंट को भेजा है, जिसमें हमने प्रस्तावित किया है कि इन 7 विभागों में अधीनस्थ जो कर्मचारी वर्ग है, अधीनस्थ जो अधिकारी वर्ग है, उनका पैटर्न क्या रहे। तो इस प्रकार अगर ये 81 पद गवर्नमेंट की तरफ से मान्य हो जाते हैं तो सही मायने में यशदा के तरह अग्रणी प्रशिक्षण संस्था करके बार्टी आने वाले दिनों में सामने आने वाली है। सर, बार्टी का एक प्रकल्प है जिसे समता दूत प्रकल्प कहा जाता है, तो ये समता दूत जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं? इन सारे प्रयासों में हम ये कहना चाहते हैं कि आज बार्टी का प्रशिक्षण विभाग हो, संशोधन विभाग हो, योजना विभाग हो, सर्वेक्षण विभाग हो, इन सारे या समता दूत विभाग हो, जो महाराष्ट्र के 350 तालुका में एक एक समता दूत हमारा कार्यरत है। जिला स्तर पे एक हमारा प्रकल्प अधिकारी कार्यरत है। इन समता दूत प्रकल्प के माध्यम से भी एकंदरीत जो फुले शाहू आंबेडकरी चळवळ के विचार है, बाबा साहब के जो संवैधानिक काम है और जो पुरोगामी महाराष्ट्र का विवेकवादी जो काम है उसको ग्रामीण लेवल तक परिणामकारक रीत्या पहुंचाने के लिए ये समता दूत प्रकल्प का स्थापना किया गया था, जिसमें हमारे समता दूत गांव-गांव जाकर विज्ञानवादी जो विचार है उसका प्रचार करते हैं। अंधश्रद्धा और जो कुरीतियाँ है समाज में उसका उच्छेदन होने के लिए काम करते हैं। हमारे जो भी परिवर्तनवादी मोमेंट के जो भी बड़े बड़े नेता और नेतागण मिले हैं, शाहू महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, महात्मा फुले हो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो, अन्ना भाऊ साठे हो, इन सभी पुरोगामी विचारकों के जो विचार है वो ग्रामीण लेवल तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम हमारे समता दूत करते हैं। ये समता दूत प्रकल्प जैसा एक अत्यंत इनोवेटिव प्रोजेक्ट 2014 में शुरू हुआ था और तत्कालीन महासंचालक परिहार साहब के नेतृत्व में जो अभी तक चल रहा है, जो सही मायने में हमारी इस बार्टी संस्था के आँख कान हाथ पैर है, जो ग्रामीण लेवल में अच्छी तरीके से काम करते हैं। सर, बार्टी का 14 सालों का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। इन 14 सालों में बार्टी ने क्या काम किया, किस तरह से बार्टी काम कर रही है, और ये बात देखी जाती है कुछ खास तबका समाज का बार्टी से काफ़ी नाराज़ चल रहा है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले 14 सालों में संशोधन, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, मूल्यमापन, योजना, इन सारे विभागों के माध्यम से बार्टी का इतना बड़ा काम हो चुका है कि अनुसूचित जातियों के सामने आने वाले हर एक सवाल को, चाहे वो एट्रोसिटी का हो, चाहे वो रिजर्वेशन का हो, चाहे वो विद्यार्थियों के उचित प्रशिक्षण का हो, इन सारे विषयों को बार्टी के इन अनेक विभागों के माध्यम से हैंडल किया जा सकता है। इतनी क्षमता बार्टी की इन 14 सालों में तैयार हो चुकी है।
सवाल ये है कि समाज का जो इंटेलेक्चुअल घटक है, क्या वो सही मायने में बार्टी की इस क्षमता को जानता है? क्या वो सही मायने में बार्टी की इस क्षमता को जान के उसका उपयोग करने की इच्छा रखता है? अगर इस सवाल की तरफ देखा जाए तो ये इसका जवाब ऐसे मिलता है कि दुर्दैव से समाज का जो इंटेलेक्चुअल घटक है, जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक मूवमेंट चलाता है, वो तबका ये जानता नहीं कि ये सारी मूवमेंट बार्टी के माध्यम से ही, एक शासकीय एजेंसी के माध्यम से ही चलाई जा सकती है और सही मायने में लोगों का उत्थान किया जा सकता है। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि अभी नागपुर के जो एक नागपुर में एक एरिया है जहाँ पे मांग गारुडी समाज एक 100 साल से वहाँ रहता था, अभी भी रहता है। लेकिन मांग गारुडी समाज का बेसिक जो प्रोफेशन है वो चोरी करना है, वो गार्बेज पिकअप करना है। इन सारे निगेटिव काम करने की वजह से उस समाज में एक प्रकार की स्थिरता नहीं आई है। पुरुष वर्ग हमेशा बाहर ट्रेनों में चोरी करने के लिए जाता है, महिला वर्ग गार्बेज पिकअप करते हैं, बालक वर्ग घरों में रह के, झुग्गी झोपड़ियों में रह के वहीं पे रहते हैं। उनको ना एजुकेशन है, ना आरोग्य की सुविधा है। इतनी दुर्धर परिस्थिति है कि महिलाओं को आधार कार्ड नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में भी उनका प्रसूति नहीं किया जा सकता है। वो घरों में बच्चा पैदा हो जाता है और फिर वो बच्चे की नाड़ कट करने के लिए ही वो ब्लेड यूज करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो हमें नागपुर दौरे में ये पता चला कि ऐसी कोई बस्ती है, तो हमारे सर्वेक्षण विभाग की तरफ से हमने वहाँ पे सर्वेक्षण किया। अधिकारीगण वहाँ पे हमारे साथ आए, समता दूत प्रकल्प के हमारे सारे कर्मचारी और हमारी टीम वहाँ पे गई और हमने जो विदारक परिस्थिति दिखी उस पर हमने एक अच्छा सर्वेक्षण प्रकल्प शुरू किया है और बहुत ही पायाभूत हमने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखे हैं। वो प्रकल्प शुरू होने के बाद में गवर्नमेंट की अदर एजेंसीज जो है उनमें भी एक प्रकार का मोमेंटम गया। हमारे जाने के बाद में गवर्नमेंट की अदर एजेंसी भी वहाँ पे गई है। हमारा सर्वेक्षण का रिजल्ट अभी आने वाला है, उसके बाद में हम गवर्नमेंट को अच्छा पायाभूत सुधारणाओं के लिए कुछ अच्छी रिपोर्ट देने वाले हैं। तो इस माध्यम से हमारे सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से हम एक गरीब तबके का एक दुर्धर परिस्थिति में रहने वाले एक बस्ती को हम न्याय दिलाने के एक राह में चल रहे हैं। अभी हमने योजना विभाग के माध्यम से जैसे हम संशोधन करने वाले विद्यार्थियों को फेलोशिप देते हैं, जैसे हम अनेक 10वीं और 8वीं के कुछ गुणवान विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति देते थे, उसी तरह पिछले वर्ष हमने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विशेष संशोधन विशेष अनुदान योजना का हमने प्रावधान किया, जिसमें 10वीं में 90% से ज़्यादा गुण लेने वाले गुणवंत विद्यार्थियों के लिए, जिनके पालकों का उत्पन्न 2.5 लाख से कम है सालाना, उन गरीब और गुणवंत विद्यार्थियों के लिए हमने वो विशेष अनुदान योजना प्रस्तावित की है, जिसमें 11वीं और 12वीं में उनको व्यावसायिक अभ्यासक्रम के पूर्व परीक्षा का प्रिपरेशन करने के लिए, एक अच्छा कोचिंग लेने के लिए हर साल 1 लाख रुपए इतना हम अनुदान देने वाले हैं। ये योजना भी एक अच्छी योजना हमने बनाई, जिसका सही मायने में गरीब तबके को जहाँ ज़रूरत है उनके उत्थान के लिए ये योजना काम करने वाली है। उसी के साथ साथ फेलोशिप डिपार्टमेंट के तौर से हमने जो फेलोशिप 100 बच्चों को दी जाती थी उसकी संख्या बढ़ाकर 200 कर दी है। तो फेलोशिप के भी मैक्सिमम बच्चों को इसका लाभ आने वाले समय में होने वाला है। हमारे एट्रोसिटी सेल के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक जो कायदा है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उसका एक अच्छा प्रशिक्षण हमने नागपुर में लिया। अभी हम हर डिवीज़न में इसका प्रशिक्षण कार्यशाला लेने वाले हैं और सितंबर या अक्टूबर महीने में राज्यव्यापी स्तर का एक राज्य स्तर का एक परिसंवाद और एक बड़ा सम्मेलन 2 या 3 दिन का हम लेने वाले हैं, जिसमें एट्रोसिटी में काम करने वाले अनेक तज्ञ मंडली है, समाज सेवक है, एक्टिविस्ट है, जो गवर्नमेंट के अधिकारीगण हैं, उन सभी को सम्मिलित करके एट्रोसिटी इस विषय में एक अच्छा परिसंवाद करके इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, इसमें क्या सुधारना की जा सकती है, इन सारे विषयों पे हम एक अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक एक्शन प्लान बनाने वाले हैं।
उसी के साथ साथ मैं यह बताना चाहूँगा कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं पिछले साल इसी साल बार्टी ने शुरू की है, जो एक बेंचमार्क सर्वेक्षण है अनुसूचित जाति के लोगों को अभी तक मिले हुए अनेक योजनाओं की वजह से उनका कितना उत्थान हुआ, उनको शैक्षणिक लाभ कितना हुआ, आर्थिक लाभ कितना हुआ, उनका आरोग्य विषय क्या स्टेटस है, उनको रिप्रेजेंटेशन कितना मिला है नौकरियों में या पॉलिटिक्स में कितना रिप्रेजेंटेशन मिला है। इन सारे मामलों का हम एक अभ्यास करके एक बेंचमार्किंग कर लेने वाले हैं। ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प बार्टी के द्वारा शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 को माननीय खासदार शरद चंद्र जी पवार साहब के हाथों से हुआ है। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी हमारे सामाजिक न्याय विभाग के जो 7 विभाग हैं उनमें किया गया है। लगभग 1800 क्वेश्चनर्स हमारे फिलअप होके यहाँ आए हैं, जिसका हम एनालिसिस करके फाइनल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये सारा प्रोजेक्ट ऑनलाइन डेटा जो कलेक्शन है वो ऑनलाइन होगा, इसका पोर्टल बनाया जा रहा है और डेटा कलेक्शन ऑनलाइन माध्यम से होके एकदम सही डेटा हमारे पास आएगा, जिसका एनालिसिस और उसको प्रोसेस करना एकदम इजी हो जाएगा। इसका सारा काम चल रहा है। जब इसका रिजल्ट बाहर आएंगे तो आने वाले 1 साल में जब इसका रिजल्ट आएगा तो सही मायने में अनुसूचित जाति के सभी जातियों का जो 59 उपजातियाँ हैं, उन सभी उपजातियों की जो स्टेटस है वो सामने आकर हम गवर्नमेंट को बहुत ही पायाभूत एक सिफारिश हम करने वाले हैं, जिसका बहुत अच्छा फायदा अनुसूचित जाति की सभी जनताओं को होगा। बिल्कुल सर, ये सारे जो प्रोग्राम है ये अनुसूचित जाति जमाती के युवाओं के लिए, लोगों के लिए बिल्कुल ही कल्याणकारी होंगे। लेकिन क्या सर ये सारे प्रोग्राम जब आप करते रहते हैं या इनका डिज़ाइन होता है तो समाज के जो विचारवंत है या कार्यकर्ता है या चिंतक है, क्या इस प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं, उनका कुछ सहयोग मिलता है? और सहयोग मिलता है तो किस तरह से उनका सहयोग आपको मिलता है? वो फाइन ट्यून करने के लिए हमने जो भी संशोधन के क्षेत्र में तज्ञ मंडली है, जैसे सुखदेव थोरात साहब है, उनके जैसे तज्ञ लोगों के साथ हमने वर्कशॉप किए हैं। और जो भी गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स है, समाज कल्याण विभाग के जो माननीय आयुक्त है प्रशांत नारनवरे सर, उनका मार्गदर्शन बहुत इसमें मिला है। कृषि विभाग के जो आयुक्त है माननीय धीरज कुमार सर, उनका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। तो अच्छे तज्ञ लोगों के साथ कंसल्ट करके हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, जिसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में लोगों को मिलने वाला है। सर आप और बार्टी प्रशिक्षण तो दे रही है, उनके लिए केंद्र भी आपने शुरू किए हैं, सारी सुविधाएं भी उनको मिल रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है वो है रोजगार की। इस समस्या को सुलझाने के लिए बार्टी क्या कर रही है जिससे रोजगार की ये बहुत बड़ी समस्या है इसको सुलझा सके? अनुसूचित जाति के जो युवक युवती है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं है, आने वाले समय में रोजगार कम होते जाएंगे, बहुत कम होते जाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं वो कम होते जाएंगी। ऐसे माहौल में जो प्राइवेट सेक्टर है या जो स्वयं रोजगार का जो सेक्टर है उसमें अनुसूचित जाति के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम हो, उसमें स्थापित हो, इसके लिए हमने 50,000 युवा गट तैयार करने का एक बीड़ा उठाया है। इस युवा गट में 10 से 15 युवक युवती रहेंगे जिनको उद्योजक बनना है। और सामाजिक न्याय विभाग की जो अनेक योजनाएं हैं या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो इतर अनेक योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं में जो उद्योजक बनने की जो योजना है उनको हम टारगेटेड मैनर में हम इन सभी युवा गटों को हम वो योजनाओं में प्रशिक्षित करेंगे। उद्योजक क्यों बनना है, यहाँ से लेके कौन सा उद्योग चयनित करना है, यहाँ से लेके एक्चुअल उद्योग सिलेक्ट करने के बाद में जो आर्थिक संस्था है जो उन्हें आर्थिक सहायता करेंगी, ऐसे गवर्नमेंट संस्थाओं का भी हम वहाँ पे प्रावधान करेंगे। तो एंड टू एंड हम अपने इन बच्चों को उद्योजक बनाने का हम लक्ष्य रखे हैं। अभी तक हमारे 5,000 युवा गट महाराष्ट्र में बन चुके हैं और इनमें से अधिकाधिक सदस्यों को हम ऑलरेडी हमारे अनेक संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कर चुके हैं। तो आने वाले समय में इन 50,000 युवा गट के माध्यम से लगभग 5 लाख से 7 लाख युवक युवती को उद्योजक बनाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमने रखा है। सर सामाजिक न्याय विभाग का एक पूरा बजट होता है सारी योजनाओं के लिए, तो उस सारे बजट में से इन योजनाओं के लिए या
इन युवाओं के भलाई के लिए कितना बजट बार्टी के प्रावधान में अभी आया है और कैसा काम चल रहा है? सामाजिक न्याय विभाग का जो एकंदरित बजट है, जो एससी के युवक युवतियों के लिए अनेकानेक विविध विभागों के माध्यम से जो जाता है, कृषि विभाग हो, पशु संवर्धन विभाग हो, ग्राम विकास विभाग हो, इसमें जो अपने विभाग का बजट जाता है, उस बजट को टारगेटेड मैनर में हमारे बच्चों को वो योजनाएं देने के लिए हमने ये प्रावधान बनाया है, जिसमें राज्य लेवल पे माननीय आयुक्त समाज कल्याण इनके अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। प्रादेशिक लेवल पे प्रादेशिक उपायुक्त जो है सामाजिक न्याय विभाग के, उनकी अध्यक्षता में प्रादेशिक समिति गठित की है, और जिला लेवल में सहायक आयुक्त समाज कल्याण, इनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की है, जो इनका संचालन करेंगे और सही मायने में युवकों को इस युवा गठ के माध्यम से उद्योजक बनाने का काम करेंगे। इस सारे काम में हमारा समता दूत ये जो प्रोजेक्ट है, इनके प्रकल्प अधिकारी और हमारे समता दूत, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। ये प्रशिक्षण देने से लेके इन सभी युवक युवतियों को एंड टू एंड उद्योजक बनाने के सभी काम में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा ये दूसरा प्रोजेक्ट बार्टी के द्वारा शुरू किया गया है। गजबे सर, बार्टी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए सेंटर चला रही है, उन्हें प्रशिक्षित कर रही है, लेकिन क्या सुविधाएं हैं जो बार्टी प्रत्यक्ष रूप से इन विद्यार्थियों को दे रही है? हमने येरवड़ा में एक 70 बच्चों के लिए रेसिडेंशियल यूपीएससी ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने का एक योजना हमने मंजूर की है। उसका सारा काम हुआ है। आने वाले 1.5 से 2 महीनों में रेसिडेंशियल यूपीएससी ट्रेनिंग कोर्स जैसे यशदा का होता है, वैसा कोर्स हम यहाँ पे येरवड़ा में करने वाले हैं, जिसका बहुत अच्छा लाभ बच्चों को होगा। हम चाहते हैं कि येरवड़ा के इस 70 विद्यार्थियों के प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से केवल उन 70 विद्यार्थियों का ही विकास न हो, बल्कि उस केंद्र के अगल बगल में एक बहुत अच्छा यूपीएससी का इको सेंटर बने, इकोसिस्टम बने, जहाँ पे अगल बगल में आके बच्चे रहे और सही मायने में जैसे बच्चे दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, वैसे ही यहाँ पुणे में आके एक अच्छा यूपीएससी का माहौल बने। इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे इसके अलावा अगर हम यूपीएससी में जो दिल्ली में 200 बच्चे हर साल भेजते थे, लॉकडाउन में कुछ बच्चों को हम नहीं भेज पाए, इस साल वो संख्या बढ़ाकर हमने 300 की है। तो दिल्ली में हमारे 300 बच्चे हर साल जाने वाले, उसकी प्रक्रिया भी अभी लगभग ख़त्म हो गई है। उसकी एग्ज़ाम हमने ली है, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसका रिजल्ट भी तुरंत ही आ जाएगा। इसके अलावा हम SIAC ये जो गवर्नमेंट की संस्था है, उसमें हर विभाग में 10 बच्चे स्पॉन्सर करते हैं। यशदा में हमारे 30 बच्चे जाते हैं। अभी हम सभी यूनिवर्सिटी में यूपीएससी कोचिंग के लिए सभी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके अच्छा कोर्स वहाँ पे निकालने वाले हैं। तो ये सारे कोर्सेस हम यूपीएससी में अपने बच्चों का परसेंटेज बढ़े, इसके लिए हम करने वाले हैं। सर, आपने इन केंद्रों का जो जिक्र किया, इन केंद्रों के अलावा भी पूरे महाराष्ट्र में और कितने केंद्र हैं और किन किन कोर्सेज के लिए वे केंद्र प्रशिक्षण के लिए तैयार हो रहे हैं या प्रशिक्षण अभी दे रहे हैं? महाराष्ट्र के 36 जिलों में हमारे IBPS के सेंटर चालू हो, इसके लिए हमने काम शुरू किया है। ऑलरेडी 24 जिलों में 30 सेंटर कार्यान्वित हैं, जिसमें बैंकिंग, रेलवे, LIC और तत्सम परीक्षा में बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा चयन हो, इसके लिए हम प्रशिक्षण देते हैं। इसके साथ साथ पुलिस भर्ती का भी एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण वर्ग इन महाराष्ट्र के 24 जिलों के 30 संस्थाओं द्वारा चल रहा है, जिसमें IBPS और पुलिस भर्ती इन दोनों में मिलकर लगभग 7,500 बच्चे रोज बार्टी के माध्यम से यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो उनको केवल स्पर्धा परीक्षा ही नहीं, लेकिन एक संवैधानिक आदर्श नागरिक कैसा बनाया जाए, एक फुले शाहू आम्बेडकरी चळवळ में काम करने वाला भविष्य का नागरिक कैसे बनाया जाए, इस माध्यम से उनको तैयार करने का हम यहाँ काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जो बचे हुए 12 जिले हैं, उनका टेंडर प्रोसेस हमने किया है, उसका टेंडर भी लॉन्च हो चुका है। तो आने वाले दिनों में 36 जिलों में ये IBPS और बैंकिंग के सारे प्रशिक्षण शुरू करने का हमारा काम चल रहा है। इसके साथ साथ 32वां नियामक मंडल की जो बैठक हुई, उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अभी आपको पता होगा कि नेशनल लॉ स्कूल में अनुसूचित जाति के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाते नहीं हैं,
और उसकी वजह से जो हाई कोर्ट के जो जजेस आते हैं वो सारे जजेस एक अच्छे कॉलेजेस से आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में अनुसूचित जाति महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो हाई कोर्ट में जज बने, और उसकी अगर कोई पायरी है तो वो नेशनल लॉ स्कूल से लॉ का कोर्स करना वो उसका फर्स्ट स्टेप है। तो उसके लिए हमने एक योजना मंजूर कर ली है। आने वाले समय में उस योजना के तहत तुरंत ही कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चों को हम नेशनल लॉ स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, जो क्लैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका स्कीम हमने मंजूर की है। वो स्कीम का लाभ आने वाले समय में बच्चों को होगा। एनडीए जैसे जो कोर्सेस है वहाँ अपने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए, उसके लिए हमने एक योजना मंजूर की है। जेएमएफसी जैसे जो कोर्स है जिसमें स्टेट लेवल में जो न्यायाधीश का चयन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे सिलेक्ट हो, इसके लिए हमने एक योजना मंजूर की है। उसके साथ साथ नीट और जेई ये जो कोर्सेस है इसमें भी हमने एक योजना मंजूर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का चयन इन सारे कोर्सेज में हो जाए, इसके लिए हमने प्रावधान किया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, स्पर्धा परीक्षा हो या अदर एग्ज़ाम्स हो या फिर एट्रोसिटी के विषय हो या फिर लोक प्रतिनिधि का प्रशिक्षण करने का विषय हो, इन सारे क्षेत्रों में बार्टी बहुत ही बढ़ चढ़कर काम कर रही है। आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के जो एमएलएज है महाराष्ट्र में उनको भी अनुसूचित जाति के अनेकानेक विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए हम राज्य स्तर का एक प्रशिक्षण हम आयोजित करने वाले हैं, जिसमें इन सारे लोक प्रतिनिधियों को बुला के उनको कुछ चुनिंदा विषयों में हम उनको प्रशिक्षित करने वाले हैं। इसके अलावा जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, इसके जो लोक प्रतिनिधि है उनको प्रशिक्षित करने के लिए हमने एक प्रशिक्षण का आराखड़ा बनाया है। आने वाले समय में इन लोक प्रतिनिधियों को भी हम प्रशिक्षित करने वाले हैं। बिल्कुल सर, एमसीडी के माध्यम से कितने सेंटर अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं और वहाँ किन किन कोर्स के लिए क्या क्या प्रशिक्षण बार्टी अभी दे रही है? महाराष्ट्र के 36 जिलों में 72 प्रशिक्षण कोर्स हमारे एमसीडी के माध्यम से शुरू है, जिसमें हम लगभग 2000 उम्मीदवारों को इस स्किल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट में ट्रेन करने वाले हैं। ऑलरेडी इसका 72 प्रशिक्षण कोर्स 36 जिलों में शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ 6 विभाग में हाईटेक ईडीपी ये जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें इंजीनियरिंग जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हुए जो बच्चे हैं उनको भी डेटा एनालिटिक्स हो, डेटा साइंस हो, रोबोटिक्स हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, इन जैसे हाईटेक प्रोजेक्ट में हाईटेक कोर्सेज में प्रशिक्षित करने का काम हमारे 6 विभाग में शुरू है। तो इस प्रकार हम बच्चों को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं इस माध्यम से सभी जनता को ये आह्वान करना चाहूँगा कि इन पिछले 14 सालों में जो बार्टी की ये जो व्याप्ति बनी है, जो अनेकानेक योजना बार्टी निर्माण कर सकती है, किसी भी विषय में समाज को पढ़ने वाले प्रॉब्लम में संशोधन कर सकती है, गवर्नमेंट के जो भी अनेकानेक योजना है उसका मूल्यमापन करके उसमें नई योजनाएं लाने का प्रावधान ला सकती है। जो अनुसूचित जाति के अनेकानेक प्रॉब्लम हो, एट्रोसिटी जैसे लोक प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण हो, महिलाओं का प्रशिक्षण हो, इन सारे संवेदनशील मुद्दों में लोगों को प्रशिक्षित कर सकती है। तो इन सारे काम की वजह से बार्टी का इतना तो व्याप्ति बनी है कि अनुसूचित जाति को पढ़ने वाले हर सवाल का जवाब कुछ न कुछ जवाब बार्टी निश्चित दे सकती है। मैं इस माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा जनता को कि ये सारा बार्टी की जो क्षमता है उसको समाज ने समझ लेना चाहिए और इस क्षमता को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कैसे इसका यूज़ हम समाज के उत्थान के लिए कर सकते हैं, इस पे लोगों ने विचार करना चाहिए और उस माध्यम से काम करने के लिए बार्टी को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो काम बार्टी करती है वो काम आप भी अपने लेवल में करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अगर इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर हम बार्टी एक गवर्नमेंट संस्था और स्वयंसेवी संस्था है बाहर की जो साथ में आके अगर काम करे तो सही मायने में इस अनुसूचित जाति के उत्थान का एक बहुत बड़ा काम महाराष्ट्र में किया जा सकता है, टारगेटेड रूप से किया जा सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि सही मायने में अनुसूचित जाति का जो मोमेंट है, जो संवैधानिक मोमेंट है, वो चलाने का काम बार्टी कर सकती है अगर लोग सही मायने में बार्टी के साथ आके काम करने के लिए तैयार हो।
बिल्कुल सर, आपने जो बात कही है हम उसे मानते हैं, लेकिन समाज का एक तबका है जो बार्टी को केवल और केवल एक सरकारी एजेंसी मानता है या सरकारी संस्था मानता है। इसको आंदोलन के रूप में नहीं देखा जाता, या बार्टी आंदोलन का एक हिस्सा हो सकती है ये भी वो मानना नहीं चाहता। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बाबा साहब जिनके नाम से इस संस्था का काम चलता है, जिन्होंने स्वतंत्रता मिलने के पूर्व ही अंग्रेजों के शासनकाल से ही समाज के सभी घटक हो, जो कामगार हो, अनुसूचित जाति हो, महिला हो, सभी के लिए काम किया है। विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप से लेके अनेकानेक प्रावधान उसी पीरियड से किए हैं। तो जो संवैधानिक मूवमेंट बाबा साहब ने उस जमाने से चलाई, आज सौभाग्य हमारा है कि उन बाबा साहब का संविधान यहाँ पे कार्यरत है, और उस संविधान के माध्यम से बहुत सारे प्रावधान इस अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बनाए गए हैं। अगर सही मायने में अनुसूचित जाति की जो संगठनाएं हैं, जो कार्य करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल घटक है, वो इन सारे अनुसूचित जाति के प्रावधानों को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने की तरफ अगर ध्यान दे, तो दूसरा कोई रास्ते का मोमेंट चलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये सारा काम करने के लिए बार्टी जैसे गवर्नमेंट एजेंसी जो सही मायने में तैयार हुई है, वो डेफिनेटली ये सारा समन्वय करने को तैयार है। हमारी तरफ से हम काम कर भी रहे हैं। अगर इस काम के लिए अगर समाज सामने आए और हमारा काम आगे बढ़ा है, और सही मायने में ये संवैधानिक मोमेंट हम आगे बढ़ाए, तो आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने में लोगों का उत्थान यहाँ पे हो सकता है। ये बात हम सभी लोगों ने समझ लेनी चाहिए। मैं एक चीज़ बोलना रह गया यहाँ पे कि बार्टी के माध्यम से जो हम बहुत सारे बुक्स, जो किताबें हैं जिसका डिस्काउंट रेट में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में वो काम ठप्प हो चुका था, अभी हमने वो योजना मंजूर की है। लगभग 5.5 करोड़ की किताबें हम अभी परचेज करने वाले हैं। उसका टाइटल सिलेक्शन चल रहा है, और ये जो सारे विवेकवादी किताबें हैं, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हम आने वाले समय में लोगों तक करने वाले हैं। सर बिल्कुल, लेकिन इस पूरे आंदोलन का एक हिस्सा सांस्कृतिक आंदोलन भी रहा है। एक बहुत बड़ी परंपरा इस विचारधारा की सांस्कृतिक भी रही है। इस सांस्कृतिक धरोहर के लिए बार्टी क्या कुछ विशेष कर रही है? अगर कर रही है तो वो स्वरूप कैसा होगा कि सांस्कृतिक रूप में भी हमारे बच्चे प्रशिक्षित हो और सांस्कृतिक रूप से हम परिपूर्ण हो? बाबा साहब कहते थे कि कोई भी रिवॉल्यूशन अगर आता है तो उसके पहले पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो, जो भी रिवॉल्यूशन हो, सबसे पहले कल्चरल रिवॉल्यूशन आता है। और अगर कल्चरल रिवॉल्यूशन सही मायने में आए तो उसके बाद में लोगों के विकास के लिए एक अच्छा रिवॉल्यूशन पैदा हो सकता है। हम बार्टी के माध्यम से यहाँ बार्टी में एक कल्चरल सेंटर की प्रतिस्थापना इसी उद्देश्य से करने जा रहे हैं, जहाँ में सही मायने में अनुसूचित जाति वर्ग को एक कल्चरल डायरेक्शन देने का काम आने वाले समय में हो सके, ऐसा एक कल्चरल सेंटर हम बनाने वाले हैं। एक बहुत ही छोटे तौर पे हम ये काम शुरू करने वाले हैं, जिसमें इस कल्चरल क्षेत्र में काम करने वाले जो भी मान्यवर व्यक्ति हो, उन मान्यवर व्यक्तियों को लेके उनकी मार्गदर्शन में हम एक अच्छा कल्चरल सेंटर तैयार करके आने वाले समय में इस सारे समाज को दिशा देने का काम करने की इच्छा रखते हैं। इस सारे प्रयास में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी जो बार्टी की अभी व्याप्ति बनी है, ये जो सारी योजनाएं हम अनेकानेक संस्थाओं के माध्यम से चलाते हैं, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेटली कुछ लैकुना रह चुके हैं या रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके आगे जो भी प्रशिक्षण बार्टी के माध्यम से देने वाले हैं या चलेगा, वो अत्यंत गुणवत्तापूर्ण रहे, बच्चों को सही उसका लाभ जाए। उस प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षित होने के बाद में हमारा बच्चा एक सही मायने में क्वालिटी प्रशिक्षित होकर बच्चा बाहर निकले, इस तरह भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और हम इन सारे प्रशिक्षण संस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, उनको एक अच्छा उन पे मॉनिटरिंग रखने के लिए हमने पोर्टल बनाए हैं। उस पोर्टल के माध्यम से डे टू डे बेसिस में बच्चों का अटेंडेंस हो, आने वाले ट्रेनर्स का अटेंडेंस हो,
उनका डे टू डे प्रशिक्षण हो, सारा हम ऑनलाइन तरीके से इसको कंट्रोल करने का प्रावधान करने वाले हैं। इसी प्रयास में हम अभी महाराष्ट्र में जो प्रशिक्षण चल रहे हैं उसमें भी हम उन सभी संस्थाओं को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। दुर्दैव यह है कि बहुत सारे कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ लोग कंट्रोल होना नहीं चाहते हैं और दुर्भाग्यवश प्रसार माध्यम में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें संस्था की आती है जिसमें संस्था का नाम एक गलत तरीके से उछाला जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सारी संस्थाओं को एक गुणवत्तापूर्ण संस्था बनाने के जो काम हम कर रहे हैं और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने का जो हम काम करने जा रहे हैं, उस काम में आने वाले ये जो रिएक्शन है इसको हम कतई स्वीकार नहीं कर सकते। हम गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए कटिबद्ध है और वो हम देते रहे, चाहे इसके लिए कुछ संस्थाएं विविध रूप से हम पे प्रेशर करेंगे तो भी हम हमारे इस कार्य से डटेंगे नहीं और आने वाले दिनों में हम डेफिनेटली हमारे बच्चों को एक बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण देने का काम करते रहेंगे। सर, ये जो हर जिले में सामाजिक भवन बने हैं, न्याय भवन बने हैं, इसमें प्रशिक्षण केंद्र की बात कही गई थी, इसमें विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी वाचनालय की बात की गई थी, उसका एक प्रावधान होने वाला था। ये प्रक्रिया कहाँ रुकी है, क्यों अभी तक ये शुरू नहीं हो पाए और उसकी क्या स्थिति है आज? कि सामाजिक न्याय विभाग के जो सामाजिक न्याय भवन है सभी जिलों में, वहाँ पे ओरिजिनल प्रारूप में ये प्रावधान किया गया था कि हर सामाजिक न्याय भवन में एक प्रशिक्षण केंद्र हो, एक अभ्यासिका हो बच्चों को पढ़ने के लिए, एक ग्रंथालय हो और एक कॉन्फ्रेंस रूम हो जहाँ पे बड़े पैमाने में बच्चों को या लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके। वो सारे प्रावधान वैसे ही धरे के धरे रह गए थे। हमारे किसी दौरे में ये चीज़ें ध्यान में आई और हमने शासन को एक प्रस्ताव बना के भेजा था कि इन सारे प्रशिक्षण केंद्रों को बार्टी के हवाले किया जाए, जहाँ पे बार्टी जिला स्तर पे कंटिन्यूअसली राउंड द क्लॉक राउंड द ईयर हम प्रशिक्षण केंद्र चलाएंगे। तो हमारे नियामक मंडल ने इस प्रस्ताव को तत्वतः मान्यता दी है और आने वाले समय में इन सारे जगहों पे बार्टी का प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू होने जा रहा है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होने जा रही है कि बार्टी के हर जिलों में प्रशिक्षण केंद्र आने वाले समय में रहने वाले हैं। तो मैं इस माध्यम से पुनः सभी जनता को ये विनंती करूँगा कि इस तरीके से जो बार्टी का काम चल रहा है, इस सभी काम को आगे बढ़ाने के लिए हम आपका सहकार्य चाहते हैं। इस प्रक्रिया में आपके जो शिष्टमंडल है वो हमको आके मिल सकते हैं और वो शिष्टमंडल के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सुझाव है वो हम स्वीकार करेंगे और उसमें अपेक्षित वो बदलाव करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि बाबा साहब का लश्करी बैकग्राउंड ध्यान में रख के हम अनुसूचित जाति के ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेना में भर्ती हो, इसके लिए हमने एनडीए का एक कोर्स चलाया ही है, उसको और चलाएंगे। इसके अलावा हम ऐसा चाहते हैं कि जो सैनिक स्कूल हो, जो लश्करी स्कूलें हैं, मिलिट्री स्कूल जो गवर्नमेंट चलाती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे कैसे सिलेक्ट हो, उसके लिए कुछ हम एंट्रेंस का कोचिंग बच्चों को दे सके, इसका भी हम आने वाले समय में एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। मैं इस माध्यम से पुनः एक बार सभी नागरिकों को यह आह्वान करता हूँ कि बार्टी की सही क्षमता पहचाने, इसका सही उपयोग अपनी तरफ से कर ले और हमारे ये हमको भी सहकार्य करे हमारा ये काम करने के लिए। अगर सही मायने में ये अगर हुआ तो आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति के सर्वांगीण उत्थान में बार्टी इस संस्था का नाम सबसे आगे लिया जाएगा। ऐसा दिन डेफिनेटली महाराष्ट्र में आएगा अगर हम सब लोग मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो। बिल्कुल, हम सब मिलकर इस दिशा में काम करेंगे और अनुसूचित जाति जमाती के युवक लोग इसका लाभ भी ज़रूर लेंगे और एक उज्जवल समाज की ओर हम जाएंगे। बिल्कुल ही। धम्मज्योति सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, सीधा पुणे से हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।